रात के 2:30 थे जब मैंने पहली बार उस आवाज़ को सुना था। एक ऐसी आवाज़ जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक को हिला गई थी। उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, बहुत परेशान हो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे कहीं पहले हुई थी, जब मैं पहली बार कानपुर के उस छोटे से मालगाड़ी स्टेशन पर पहुंचा था। मेरा नाम अमित है और मैं रेलवे में सिग्नल ऑपरेटर का काम करता हूं। ये काम मैं पिछले 8 साल से कर रहा था, लेकिन हमेशा बड़े स्टेशनों पर। वहाँ दिन भर रौनक रहती थी, लोगों की आवाजाही रहती थी। पिछले साल मुझे कानपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से मालगाड़ी स्टेशन पर तैनाती मिली थी। ये स्टेशन इतना छोटा था कि इसका नाम भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, रामपुर जंक्शन। दिन में यहाँ सिर्फ 3-4 मालगाड़ियाँ रुकती थीं और रात में तो ये जगह बिल्कुल वीरान हो जाती थी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे ये जगह बहुत अजीब लगी थी। शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर, चारों तरफ खेत ही खेत, सबसे नज़दीकी गांव भी 5 किलोमीटर दूर था। स्टेशन पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म थे और एक छोटा सा केबिन था जहां सिग्नल कंट्रोल का सारा सामान रखा था। बिजली की व्यवस्था भी ठीक से नहीं थी। दिन में तो चलती थी, लेकिन रात में अक्सर कट जाती थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि एक आसान जॉब होगी, दिन की शिफ्ट में काम करना, शाम को घर वापस जाना। मेरे साथी का नाम राजेश था, एक अच्छा आदमी, करीब 45 साल का। वो यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रहा था। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब ठीक रहा। राजेश के साथ काम करना अच्छा लगता था। वो बहुत बातें करता था, चाय बनाता था और कभी कभार अपने गांव से लाए हुए नाश्ते भी शेयर करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि राजेश कुछ परेशान रहने लगा था। वो कम बोलता था, अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता था। जब मैं उससे पूछता था कि क्या बात है, तो वो कहता था कि कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ और बात है। एक दिन राजेश ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि उसे दूसरी जगह काम मिल गया है। लेकिन जिस तरह से वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, उससे लग रहा था जैसे वो यहाँ से भागना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, तो वो सिर्फ मुस्कुराया और कहा कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। राजेश के जाने के बाद मुझे नाइट शिफ्ट भी संभालनी पड़ी और यहीं से शुरू हुई मेरी असली परेशानी। दिन में तो ये जगह सामान्य लगती थी, थोड़ी वीरान ज़रूर, लेकिन डरावनी नहीं। लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। पहली रात जब मैं अकेला था तो सब कुछ सामान्य लगा। स्टेशन पर सिर्फ एक छोटा सा केबिन था जहाँ सिग्नल कंट्रोल पैनल लगा था। केबिन में एक पुराना सा डेस्क था, 2 कुर्सियाँ थी और दीवार पर रेलवे का एक नक्शा टंगा था। बाहर 2 प्लेटफॉर्म थे और बीच में रेल की पटरियाँ। चारों तरफ खेत थे और दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती थी। रात के समय यहाँ सिर्फ झिंगरों की आवाज़ और कभी कभार दूर से आती किसी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती थी। मैंने अपना रूटीन बना लिया था। रात के 8 बजे ड्यूटी शुरू करता था, 9 बजे तक सारे रजिस्टर चेक करता था, फिर 10 बजे के करीब खाना खाता था। उसके बाद रात भर हर घंटे में सिग्नल चेक करता रहता था। सुबह 6 बजे तक यही रूटीन चलता था। लेकिन दूसरी रात कुछ अलग था। रात के करीब 1 बजे मैं अपने केबिन में बैठा था और रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। धप 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 की आवाज़, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ प्लेटफॉर्म की धुंधली रोशनी में खाली जगह दिख रही थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 बेंच थे और एक पुराना सा वेटिंग रूम था जो बंद रहता था। कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। यहाँ आसपास कई आवारा कुत्ते घूमते रहते थे। लेकिन फिर वो आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़, लेकिन बहुत धीमी और भारी, जैसे कोई बहुत मुश्किल से कदम उठा रहा हो। आवाज़ इतनी साफ थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास चल रहा है। मैं बाहर निकला और चारों तरफ देखा। टॉर्च जलाकर पूरे प्लेटफॉर्म को देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। लेकिन हवा में कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं जल्दी जल्दी केबिन में वापस आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरी रात मैंने फैसला किया कि मैं जाग कर देखूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने अपने साथ एक थर्मस में कॉफ़ी ली और फैसला किया कि रात भर जगा रहूंगा। रात के 12 बजे के बाद से मैं बहुत ध्यान से सुनने लगा। हर छोटी आवाज़ पर ध्यान दे रहा था।
1 बजे के करीब फिर वही आवाज़ आई। इस बार मैं तुरंत बाहर निकला और टॉर्च लेकर पूरे प्लेटफॉर्म को देखा। आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज़ एक जगह से नहीं आ रही थी। पहले ये प्लेटफॉर्म के एक कोने से आती थी, फिर दूसरे कोने से, फिर बीच से। कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये बदबू मुझे पहले कभी नहीं आई थी। ये इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं जल्दी से कैबिन में वापस आ गया। चौथी रात मैंने अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया। सुरेश मेरा पुराना दोस्त था और रेलवे में ही काम करता था, लेकिन दिल्ली में। वो हंसा और कहा कि शायद मैं ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ। उसने कहा कि नई जगह पर काम करने से अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब मैंने उसे उस बदबू के बारे में बताया तो वो थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा कि हो सकता है कोई जानवर मर गया हो आसपास। सुरेश ने सुझाव दिया कि मैं दिन में पूरे स्टेशन के आसपास चक्कर लगा के देखूं। उसने ये भी कहा कि अगर फिर भी कुछ अजीब लगे तो स्टेशन मास्टर से बात करूं। अगले दिन मैंने पूरे स्टेशन के आसपास खोजा। स्टेशन के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जो बिल्कुल उजाड़ था। वहाँ कुछ पुराने पेड़ थे और बहुत सारी झाड़ियाँ थीं। मैंने वहाँ भी देखा, लेकिन कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिला। स्टेशन के आगे खेत थे जहाँ मक्का और गेहूँ उगाया जाता था। वहाँ भी कुछ नहीं था। लेकिन प्लेटफॉर्म के एक कोने में मुझे कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी गई हो। निशान रेल की पटरी तक जाते थे और फिर गायब हो जाते थे। ये निशान बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे महीनों से वहाँ हों। मैंने सोचा कि शायद कोई भारी सामान यहाँ रखा गया था और फिर उसे हटाया गया था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं छुप कर देखूंगा। मैंने केबिन की लाइट बंद कर दी और खिड़की के पास छुप गया। केबिन में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन खिड़की से मैं प्लेटफॉर्म को देख सकता था। रात के 1 बजे के करीब फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार मैंने कुछ और भी देखा। प्लेटफॉर्म पर एक परछाई दिखी, धुंधली सी, लेकिन साफ तौर पर किसी इंसान की शक्ल में। परछाई बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल से कदम उठा रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि परछाई का कोई सिर नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ कांपने लगे और मुंह सूखने लगा। परछाई धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। वो रेल की पटरी की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हवा में वो बदबू और भी तेज होती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और बाहर की तरफ रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई गायब हो गई, लेकिन हवा में वो बदबू और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि मुझे उल्टी आने लगी। मैं जल्दी से खिड़की बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। बाकी रात मैं सो नहीं सका। बार बार खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं देखा। सुबह होते ही मैं घर चला गया और पूरा दिन सोता रहा। अगले दिन मैंने स्टेशन मास्टर से बात की। उसका नाम शर्मा जी था और वो यहाँ पिछले 20 साल से काम कर रहे थे। शर्मा जी करीब 55 साल के थे, एक शांत और समझदार आदमी। वो मुख्य स्टेशन पर रहते थे और हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आते थे। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि उन्हें कुछ बताना है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी ऐसी शिकायतें सुन चुके हैं। राजेश भी कुछ ऐसी ही बातें कहता था। शर्मा जी ने बताया कि करीब 5 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वो यहाँ रेल की पटरी की मरम्मत का काम करता था। रामू करीब 40 साल का था और पास के ही गांव में रहता था। वो बहुत मेहनती था और अपने काम को लेके बहुत सीरियस था। उस दिन रामू दिन भर काम करता रहा था। पटरी में कुछ खराबी थी और उसे ठीक करना था। शाम होने तक काम खत्म नहीं हुआ था। रामू ने फैसला किया कि वो रात में भी काम करेगा ताकि अगले दिन ट्रेन आने में कोई दिक्कत न हो। रात के करीब 11 बजे रामू अकेला काम कर रहा था। वो बहुत थका हुआ था और शायद काम करते करते उसे नींद आ गई थी। उसी समय एक मालगाड़ी आई। ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दी क्योंकि वो गहरी नींद में था। ट्रेन ने उसे कुचल दिया था। हादसा इतना भयानक था कि उसका शरीर कई टुकड़ों में बट गया था। शर्मा जी ने बताया कि उसके बाद से कई लोगों ने यहाँ अजीब चीज़ें देखी हैं। कुछ लोगों ने रात के समय किसी को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा है, कुछ को रोने की आवाज़ सुनाई देती है
और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों ने एक बिना सिर के आदमी को भी देखा है। मैंने पूछा कि क्या अजीब चीज़ें? शर्मा जी ने बताया कि पिछले साल एक गार्ड ने बताया था कि उसने रात में एक आदमी को पटरी पर कुछ खोजते हुए देखा था। जब वो पास गया तो वो आदमी गायब हो गया था। एक और बार एक क्लीनर ने कहा था कि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता था तो कोई नहीं होता था। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने शर्मा जी से पूछा कि क्या वो सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो झूठ क्यों बोलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसीलिए राजेश ने इस्तीफा दिया था। वो भी इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था। राजेश ने शर्मा जी को बताया था कि वो रात में अजीब आवाज़ें सुनता था और कभी कभार उसे लगता था जैसे कोई केबिन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। शर्मा जी ने ये भी बताया कि रामू का परिवार अभी भी उसके सिर की तलाश में है। उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी का कहना है कि जब तक रामू का पूरा शरीर नहीं मिलता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस रात मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझे काम भी करना था। नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं था क्योंकि घर में माँ बीमार थी और पैसों की ज़रूरत थी। मैंने फैसला किया कि मैं केबिन से बाहर नहीं निकलूंगा और दरवाजे में ताला लगा कर रखूंगा। लेकिन रात के 1 बजे के बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पहले तो वही चलने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ और भी साफ थी। लग रहा था जैसे कोई केबिन के बाहर ही चल रहा है। फिर अचानक से केबिन का दरवाज़ा खुलने लगा। मैंने दरवाजे में ताला लगाया था, लेकिन वो अपने आप खुल रहा था। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर निकल जाएगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मुंह बिल्कुल सूख गया था। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। दरवाज़ा पूरा खुल गया और ठंडी हवा अंदर आने लगी, साथ में वो बदबू भी आई। इस बार बदबू इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं कुर्सी पर बैठा कांप रहा था, आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई केबिन में आ गया है। हवा और भी ठंडी हो गई और बदबू इतनी तेज़ हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैं आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदें दिख रही थी, जैसे कोई भीगा हुआ आदमी अंदर आया हो। पानी की बूंदें दरवाजे से शुरू होकर सिग्नल पैनल तक जा रही थीं। मैंने टॉर्च जलाई और देखा कि पानी की बूंदें सिग्नल पैनल तक जा रही थीं। अचानक सिग्नल पैनल की सभी लाइटें जलने लगीं। रेड, ग्रीन, येलो, सभी लाइटें एक साथ चमक रही थीं। ये बिल्कुल असामान्य था। सामान्यतः एक समय में सिर्फ 1 या 2 लाइटें ही जलती हैं। मैंने पैनल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सारे स्विच जाम हो गए थे। लाइटें तेजी से चमक रही थीं और एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो। मुझे लगा जैसे कोई मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज़ इतनी धुंधली थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। लाइटें बंद हो गईं, बदबू गायब हो गई और केबिन में सामान्य तापमान वापस आ गया। लेकिन फर्श पर पानी की बूंदें अभी भी थीं। मैंने उन्हें छू कर देखा। पानी बिल्कुल ठंडा था और उसमें मिट्टी मिली हुई थी। अगली सुबह मैंने शर्मा जी को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये रामू की आत्मा है जो अभी भी यहाँ भटक रही है। वो अपना सिर खोज रही है। शर्मा जी ने बताया कि कुछ साल पहले एक पंडित जी आए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक रामू का सिर नहीं मिलेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पंडित जी ने ये भी कहा था कि रामू की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ अपना सिर खोज रही है ताकि उसका पूरा शरीर एक साथ मिल जाए और उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। मैंने पूछा कि क्या कोई उपाय है। शर्मा जी ने कहा कि वो नहीं जानते। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, लेकिन मुझे इस जॉब की ज़रूरत थी। घर में माँ बीमार थी और पैसों की तंगी थी। दूसरी नौकरी मिलने में समय लगता और तब तक घर कैसे चलता। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं रामू से बात करने की कोशिश करूँगा। अगर वो सच में यहाँ है तो शायद मैं उसकी मदद कर सकूँ। मैंने सोचा कि अगर वो सिर्फ अपना सिर खोज रहा है तो वो एक इंसान की तरह ही है जिसे मदद की ज़रूरत है। रात के 1 बजे जब वो आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने आवाज़ लगाई, रामू भाई, अगर आप यहाँ हैं
तो कोई इशारा दीजिए। अचानक हवा तेज हो गई और प्लेटफॉर्म की एक लाइट टिमटिमाने लगी। मैंने फिर कहा, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस बार जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हवा में धूल उड़ने लगी और जमीन पर कुछ लिखा जाने लगा। धीरे धीरे अक्षर बनते गए। सिर, खोजो, पटरी, नीचे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने हिम्मत की और पूछा, कहाँ? कौन सी पटरी के नीचे? हवा फिर तेज हुई और इस बार लिखा गया, तीसरी पटरी, बड़ा पत्थर। मैंने पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? इस बार जमीन पर लिखा गया, नहीं, मदद चाहिए, शांति चाहिए। अगले दिन मैंने शर्मा जी को सब कुछ बताया। पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने जमीन पर लिखे हुए निशान दिखाए तो वो मान गए। निशान अभी भी वहाँ थे, धूल में साफ दिख रहे थे। हमने फैसला किया कि हम तीसरी पटरी के पास जाकर देखेंगे। तीसरी पटरी स्टेशन से थोड़ी दूर थी। वहाँ एक बड़ा पत्थर था जो काफ़ी पुराना लग रहा था। पत्थर इतना भारी था कि हमें लगा कि हम 2 लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं सकेंगे। हमने कुछ और लोगों को बुलाया। स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ से 2 आदमी आए और हमारी मदद की। बहुत मुश्किल से वो पत्थर हिला। पत्थर के नीचे मिट्टी खोदने पर हमें कुछ हड्डियाँ मिली और उनके बीच में एक खोपड़ी भी थी। खोपड़ी बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ दांत भी बचे हुए थे। शर्मा जी ने कहा कि ये रामू का सिर होगा। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और सब कुछ जांच की। उन्होंने हड्डियों के सैंपल लिए और लैब में भेजे। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई कि ये रामू के शरीर का हिस्सा है। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो गया। पुलिस ने पूछा कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ दबा है। हमने सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। शर्मा जी ने कहा कि हमें शक था कि हादसे के समय कुछ हिस्सा यहाँ आकर गिरा होगा। उस रात के बाद से स्टेशन पर सब कुछ सामान्य हो गया। कोई अजीब आवाज़ नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी और वो बदबू भी गायब हो गई। लगता था जैसे रामू की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। रामू के परिवार को खबर दी गई। उसकी पत्नी और बच्चे आए। उन्होंने रामू के सिर का भी सही तरीके से अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने कहा कि अब उसे लगता है कि रामू को शांति मिल गई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में रामू मुझसे मिला। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, कोई डरावनी बात नहीं थी। वो एक साधारण आदमी की तरह लग रहा था, करीब 40 साल का, मध्यम कद, काले बाल। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद भाई, आपने मेरी मदद की। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। उसकी आवाज़ में बहुत खुशी थी और चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। मैंने उससे पूछा कि वो इतने साल यहाँ क्यों भटकता रहा। उसने बताया कि जब तक उसका पूरा शरीर एक जगह नहीं मिलता, तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती थी। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर किसी का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। उसने ये भी कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस अपनी मदद चाहता था। वो सिर्फ चाहता था कि कोई उसका सिर खोजे ताकि उसका पूरा शरीर मिल जाए। सपने में उसने मुझे एक और बात बताई। उसने कहा कि उसका सिर किसी ने जानबूझकर छुपाया था। हादसे के बाद कुछ लोग आए थे और उन्होंने सिर को उठाकर पत्थर के नीचे दबा दिया था। शायद वे नहीं चाहते थे कि पुलिस को पूरी सच्चाई पता चले। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन रामू ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ शांति चाहता था, बदला नहीं। उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और भगवान मेरा भला करेगा। सपना खत्म होने के बाद मैं जाग गया। मुझे लगा जैसे सच में कोई मुझसे मिला हो। उस दिन के बाद से मैंने कभी रामू को नहीं देखा और ना ही कोई अजीब चीज़ हुई। आज जब मैं इस कहानी को याद करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कभी कभार मरने के बाद भी लोगों के कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और जब तक वे पूरे नहीं होते तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। रामू सिर्फ अपना पूरा शरीर चाहता था ताकि वो सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो सके। मैं अभी भी उसी स्टेशन पर काम करता हूँ। अब वहाँ कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि कभी कभार मुझे लगता है जैसे कोई मेरी रक्षा कर रहा है। शायद रामू की आत्मा अब भी वहाँ है, लेकिन एक संरक्षक के रूप में। कई बार जब मैं रात की शिफ्ट में अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ है।
ये कहानी मुझे सिखाती है कि हमें मरे हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए और अगर कभी कोई आत्मा हमसे मदद मांगे तो हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए।